नमस्कार साथियों, मैं पंकज सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल और एप्लीकेशन विजिट विद पंकज सिंह पर। साथियों, हमने जो सीरीज स्टार्ट किया यूपीएलटी ग्रेड का, उसमें फिजिकल एजुकेशन की जो क्लासेस तो चली रही हैं, बस जीके का जो पोर्शन है उसका यह आज चौथा पार्ट है। 3 पार्ट में हमने कम क्वेश्चन के माध्यम से बहुत क्वेश्चंस को देखा। जी हाँ, उसको सॉल्व भी किया। मेरे ख्याल से अगर आपने रिवाइज किया होगा तो आपको याद भी हो गया होगा साथियों। ठीक है, केवल लिखाना, केवल आपको पीडीएफ देना, केवल रटाना मेरा काम नहीं है। अभी टाइम है, जितना आप पढ़ सकते हैं, जितना आप ग्रैब कर सकते हैं उतना करिए। थोड़ा सा समझते हुए रटेंगे आप भूल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए, आज आप मैप देख के समझ गए होंगे कि मैप का पोर्शन हो सकता हो ज्यादा हो। क्योंकि साथियों आज केवल 8-10 क्वेश्चन है, लेकिन अगर पूरा मैं पढ़ाऊं तो कम से कम 2.5 घंटे। देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान लगा के, दिमाग लगा के करिएगा, हर पेपर में काम आएगा साथियों। कहने के लिए एलटी ग्रेड ये वो, लेकिन ये किसी भी प्रकार का जीके का अगर कहीं से कोई सवाल बनता है तो हर में काम आएगा ये। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन लेते हैं पहला। वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? वितस्ता का युद्ध साथी, वितस्ता का युद्ध कब हुआ था? 320, 322, 324, 326। जी हाँ, ये हुआ था। ये सब गलत है। 326 बीसी माने बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, बिफोर क्राइस्ट माने बिफोर क्राइस्ट माने ईसा मसीह के आने के पहले। समझिए, समझिए, ये 2023 चल रहा है। 2023 से इतने साल पहले, 2023 में 1 ईस्वी से ईसा मसीह का जन्म माना जाता है। तो 2023 चल रहा है, 2023 से इतने साल पहले 326 बीसी माने अगर इसमें लाइए 326, तो यहां पर 49 हो जाएगा। माने 2349 साल पहले की बात है। ये 2350 साल पहले की बात है। ठीक है, ये जो लड़ाई हुई थी 326 बीसापुर में, किसके किसके बीच में हुई थी साथियों? सिकंदर और पोरस के बीच में। सिकंदर और पोरस। थोड़ी सी इसकी कहानी जान लेते हैं, क्योंकि मिक्स कंटेंट है, लंबा चौड़ा दायरा है जीके का, इसलिए मिक्स कंटेंट में ही चलेंगे। ठीक है, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, सब कुछ लेते हुए। तो देख लेते हैं पहले, इसी बहाने हम लोग थोड़ा सा मैप को देख लेते हैं। ये मैप भारत का। ठीक है, बार बार मैं बनाता रहूंगा क्योंकि इससे आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा, बनिस्पत के अगर मैं बनाया दूं। ठीक है, ये आपका भारत। ठीक है, भारत माता हमारी टेढ़ी हो गई, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। हम्म, भारत, इधर ये है पाकिस्तान। ठीक है, ये पाकिस्तान, इधर ये है अफगानिस्तान, और इधर यूनान है। एक जगह यूनान, यहां से यूनान का राजा था फिलिप, वहां पर मतलब मैसेडोनिया का, उसका पुत्र था सिकंदर। ये ज्यादा कहानी जानने की जरूरत नहीं है, बस इतना जाने कि 24 साल की उम्र में बार बार जब उसने पूछा अपने गुरु से कि अरे गुरुदेव इजाजत दीजिए, हमको पूरे विश्व को जीतना है, बार बार आप मना कर रहे हैं। मैं कहा जाओ निकलो, ठीक है कोई बात नहीं, जाओ निकलो। और निकलता है, पूरे दुनिया को रौंदते हुए, इधर उधर सब जीतते हुए यहां से आता है। तो इसको एक पनाह की जरूरत थी। ठीक है, अगर अफगानिस्तान को देखा जाए तो यहां पर ये हिंदू कुश पर्वत है। ध्यान दीजिएगा, हिंदू कुश पर्वत पार करके इधर आता है। फिर यहां सुलेमान पर्वत है साथियों, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत, पाकिस्तान में सुलेमान पर्वत मतलब सटा हुआ ही है, इसको हम बोलेंगे सुलेमान पर्वत। ठीक, हिंदू कुश पर्वत, सुलेमान पर्वत। अब यहां से जो पाकिस्तान, पहले तो हमारा ही था ये, पहले तो ये हमारा ही था, भारत पाकिस्तान ये तो हमारा था, अफगानिस्तान वाले नहीं था। यहीं पर एक जगह है गांधार। गांधार जहां की गांधारी थी, जहां की शकुनी थी, गांधार। यहीं पर कहा जाता है कि उसने मिलाया, सिकंदर ने पैसा दिया, लालच दिया, और यहाँ का राजा जो था अम्भीक, वह हमारे देश का सबसे पहला गद्दार था। पहला गद्दार था जिसने सिकंदर को यहाँ पर सड़ दिया। उसने कहा कि आइए, बैठाया, खिलाया, पिलाया, सब कुछ किया, कहा भैया ठीक है आइए, खतरा तो नहीं है, हमारी तरफ से इजाजत है, आप बिल्कुल भारत में घुसिए और रौंद दीजिए। यहां पर दो राज्य काम कर रहे हैं, दो खतरनाक जिनसे भिड़ना है। एक तो मगध, बिहार में मगध। मगध में कौन था? घनानंद। घनानंद
मैं पढ़ा चुका हूं, घनानंद नंद वंश का, महापद्म नंद का 8वां बेटा, जो बहुत पैसे वाला था। मगध वंश, 16 महाजनपद थे हमारे भारत में उस समय। 16 महाजनपद माने 16 प्रदेश थे। 16 प्रदेशों में सबसे ताकतवर प्रदेश था मगध, और उसका राजा था घनानंद। ये चुट्टा इंसान, गलत इंसान, ठीक है, यह कहिए कि बहुत ही गड़बड़ सड़बड़ इंसान, जनता को सताने वाला इंसान, इससे कोई मतलब नहीं था। इसको कई बार चाणक्य ने आकर समझाने का प्रयास किया, हालांकि चाणक्य की चुटिया इसने खींची थी घनानंद ने, लेकिन फिर भी उसके बाद बेइज्जत होने के बाद भी उसने कहा कि अलेक्जेंडर माने अलेक्जेंडर, चाणक्य जो है सिकंदर को अलेक्जेंडर बोलते थे। उन्होंने कहा कि अलेक्जेंडर आ रहा है, सावधान रहिए, सब कुछ भुला करके आप देश की रक्षा करिए। इन्होंने पकड़ के भगा दिया, भाड़ यहाँ से, तुम ये सनातन धर्म वाला क्या जाने, हम बौद्ध धर्म वाले हैं, ऐसा वैसा सब कुछ नहीं होगा, भागो यहाँ से। मगध तो उदासीन था, लेकिन यहाँ पंजाब का एक राजा था, पंचनद इसको बोलते थे। पंचनद माने 5 नदियों वाली भूमि, 5 नदियों वाली भूमि साथियों। पंचनद माने पंजाब। यहाँ का राजा थे लगभग 7.5 फीटा पोरस। पोरस कौन ऐसा होगा जो नहीं जानता होगा, इनका नाम नहीं सुना होगा, खास करके आप में से, ठीक है, जिन्होंने थोड़ी बहुत तैयारी की है, तो पोरस का नाम कौन नहीं जानता होगा। पोरस ने कहा कि मेरे जिंदा कोई एंट्री तो नहीं मारेगा। और वैसे भी पोरस जो है, कहानी मिलती है कि पोरस जो है ना, ये इसकी बहन से प्रेम करते थे, किसकी, अम्बिक की। ये और चिढ़ता था, ये चाहता था कि यहां तक कब्जा कर ले, लेकिन इधर आ नहीं पाता था, क्योंकि ये पंजाब में एकदम बिल्कुल बॉर्डर पे खड़ा हुआ था। पंजाब हमारा वाला पंजाब, इधर पंजाब पाकिस्तान का पंजाब है, लाहौर वाला। तो ये गांधार, जहां पर विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला बनाया गया था, आज भी उसका खंडहर है। विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय, और विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय, कुमार गुप्त ने बनवाया इसको, ठीक है। और सिकंदर को इसने शरण दिया और कहा कि चलो भाई चलते हैं। तो उसने कहा कि इसको हराना पड़ेगा, पोरस। चाणक्य इनको समझाने में कामयाब रहे, और ये वैसे भी देशभक्त आदमी थे, उन्होंने कहा कि चलो मैं लड़ूंगा, मेरे जिंदा जी तो घुसेगा तो इधर से ही ना, कहां आएगा। तो ये आपने मैप समझ लिया होगा, इसको थोड़ा सा मिटा करके मैं फिर से बनाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे, क्योंकि इसी बहाने कुछ और नदियों का भी जिक्र आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इनका वितस्ता का युद्ध कब हुआ था, तो देखिए इधर ये भारत माता हमारी, थोड़ा छोटा बना दूं, ठीक है, ये बांग्लादेश, ये चलिए इधर कोई मतलब नहीं है, मेन यहां पर है। हमारे भारत भूमि के जो मस्तिष्क है, वहां पर 5 नदियां बहती है, वैसे 6 नदियां हैं। तो यहां से ध्यान दीजिएगा, तिब्बत है ये तिब्बत है। पहली नदी इधर सिंधु नदी, सिंधु नदी इधर आती है पाकिस्तान में, इधर चली जाती है, ठीक है। अब यहाँ पर झेलम नदी हमारे कश्मीर से निकलती है, और ये बॉर्डर बनाते हुए यहीं पर आती है झेलम। सिंधु, झेलम, चिनाव, रावी, व्यास, सतलज, ठीक। तो सिंधु तो डायरेक्ट चली जाती है, पंजाब में नहीं आती है, लेकिन सिंधु की जो 5 सहायक नदियां उसको पंचनद बोलते हैं, सिंधु, झेलम। अब देखिए ये हिमाचल प्रदेश है, यहां से देखिए चिनाव, ठीक, चिनाव, रावी इसी में मिल जाती है, व्यास सबसे छोटी है, और यहां से सतलज निकलती है माने तिब्बत से, और सब इसी में मिल जाते हैं, ठीक है। सिंधु, झेलम, चिनाव, सबसे इसकी बड़ी सहायक नदी चिनाव है, ध्यान दीजिएगा, चिनाव नदी। तो चारों पांचों का नाम हमेशा पूछता रहता है कि इसका पुराना नाम क्या है। तो सिंधु नदी का तो सिंधु है, उसके बाद झेलम है साथियों। अब यहां पर क्रम समझ जाएगा, झेलम, झेलम कश्मीर से ही निकलती है और जाके मिलती है, सिंधु, झेलम। हिमाचल प्रदेश से 3 नदियां निकलती हैं, चिनाव, रावी, व्यास, चिनाव, रावी, व्यास, ठीक है, चिनाव, रावी, व्यास, और फिर सतलज बाहर से निकलती है। देखिए यार, सिंधु भी बाहर से निकल रही, तिब्बत से निकलती है, और ये भी, इसको नदियों वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, तो यहाँ देख रहेंगे, थोड़ा आसान रहेगा। तो यहाँ से सतलज निकलती है, ठीक है, सतलज। तो सबका पुराना नाम इसी बहाने याद कर लीजिए, सिंधु का सिंधु है, तो झेलम का वितस्ता, इसका मतलब वो जो आपने प्रश्न देखा वितस्ता का युद्ध, इसका मतलब इसी नदी कहीं किनारे किनारे हुआ होगा। चिनाव का अश्किनी, ठीक है, चिनाव का अश्किनी, रावी का परुषणी, रावी का परुषणी,
व्यास का विपाशा सतलज का शतुद्री। चाहा होता साथियों तो मैं ऑलरेडी इसका पीपीटी बना दिया होता, लेकिन पीपीटी लिखने से वो याद नहीं होता। वो तो हम हो गए कि चलिए आप लिखा हुआ है भरभरा के पढ़ाते चले जा रहे हैं, तो पढ़ा क्या रहे हैं, खाली दिखा रहे हैं। मैं जानबूझ के लिख रहा हूं, उसी बहाने कुछ ना कुछ बोलूंगा, याद होता जाएगा आपको, ठीक है। तो झेलम नदी को हमको देखना है। सिंधु झेलम, ये देखिए झेलम, इसका मतलब यहीं कहीं पर युद्ध हुआ था, झेलम नदी के किनारे यहां पर। और ये हमारा पंजाब है, पंजाब। ये इसने सिकंदर ने आम्भीक की सहायता से, गांधार की सहायता से, गांधार नरेश के पुत्र की सहायता से बड़ा प्लानिंग चाल किया, जबकि इसकी बहन ने सारे प्लानिंग को फेल किया। पोरस के पास सब बता दिया। पुल जो बना रहा था झेलम नदी में, उसमें बाढ़ बहुत आई थी, बहुत बाढ़ आई थी। उस पुल को जो बनाया जा रहा था, पुल के बदमाशी से, मतलब इनकी बहन ने गद्दारी किया अपने भाई से और जाके पोरस को सब सूचना दिया, उसने पुल उड़वा दिया। लेकिन उसी समय सिकंदर जैसा, सिकंदर को आज लोग याद क्यों करते हैं, 26 साल हो गया, 2650 साल, क्योंकि उसने देखा कि झेलम नदी में बड़ी बाढ़ तो है। लेकिन एक बार चंद्रगुप्त मौर्य मिलने गया था और वहां पर कुछ लफड़ा हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य वहां से भाग करके उसे झेलम नदी में कूद के अपने घोड़ा सहित और निकल गया। तो उसने कहा कि रे यार, ये तो अदना सा ये राजकुमार टाइप का लड़का अगर निकल सकता तो सिकंदर की सेना क्यों नहीं निकल सकती। उसने कहा कि अब देखो, इधर तैनात थे, इधर पूरी तैनात है पोरस की सेना, इधर तैनात है सिकंदर की सेना। और लेकिन रात में सिकंदर ने कहा कि चलो बाढ़ है तो क्या होगा, कूदो झेलम में, वितस्ता में कूदो। कूदा दिया, आधा तो बह गए इसके, आधा सिकंदर की सेना बह गए, लेकिन आधे लोग बाहर आए और लड़ाई, भयंकर लड़ाई हुई। पोरस एकदम जीतने ही वाला था, तब तक इतनी भयंकर बारिश हो गई, बाढ़ का समय था, बारिश हो गई और उनका धनुष, जो बड़ी बड़ी धनुष होते थे, छटक जा रहे थे नीचे, क्योंकि लगा कर मारना पड़ता था, ठीक है। वो छोटे छोटे धनुष नहीं होते थे, बड़े बड़े। फिर उसके बाद हाथियों का भरमार था पोरस के पास, हाथी से बहुत डरते थे। लेकिन हाथी के पैर काटने वाला उसके पास कुल्हाड़ी भी था, उसने छोड़ दिया, बहुत कुल्हाड़ी से बहुतों का पैर काट दिया गया हाथियों का। गिरफ्तार हुआ पोरस, पोरस को लाया गया। आपने कहानी सुना होगा। पोरस ने कहा, सिकंदर ने कहा बता तेरे साथ क्या व्यवहार किया जाए। पोरस ने कहा कि जैसा एक वीर वीर के साथ करता है ऐसा करो। सिकंदर ने छोड़ दिया। हालांकि बाद में पोरस फिर सिकंदर का मित्र बनकर के भारत पर ही आक्रमण जितना किया, सिकंदर ने उसका साथ दिया, ठीक है। तो वितस्ता नदी का युद्ध कब हुआ था, 326 ईसा पूर्व में। किस किस के बीच में, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, ठीक है। सिंधु झेलम चिनाव रावी व्यास, ये व्यास सबसे छोटी नदी है और सतलज के, देखिए सतलज में मिल जाती है, सबसे छोटी नदी। और सबसे बड़ी नदी विपाशा, ये चिनाव, चिनाव, चिनाव का नाम अस्किनी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन अब आते हैं। किस एक के तहत भारतीय संविधान निर्माण का खाका तैयार किया गया था, बाय विच वन ऑफ देम, है ना। द ड्राफ्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंसी या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फॉर्म्ड, यानी जो भारतीय संविधान जो बना, आज का जो हम लोग संविधान देखते हैं, उसका ब्लूप्रिंट, उसका खाका, उसका ड्राफ्ट जनरली किसके आधार पर तैयार किया गया था। तो इसमें क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन, हम लोग बोलते हैं सीबीसीएम, सीबीसीएम, ठीक है। सीबी, क्रिप्स मिशन, बेबल योजना, कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना। ये आया 1942 में, ये आया 1945 में, ये आया 1946 में और ये आया 1947 में। ये तीनों एक साथ आए थे, ये 42 में आया था, ठीक। थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। क्रिप्स मिशन, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत होती है, लेकिन यहां आपके लिए जरूरत नहीं है। स्टेफर्ड क्रिप्स, है ना, चूंकि 1942 में आया था, इसका मतलब जो फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार चल रहा था 1939 से 1945 तक, यही दौर था। यहां इंग्लैंड के हम लोग गुलाम थे और इंग्लैंड जर्मनी के खिलाफ था। जर्मनी ने सबको पस कर दिया था, हिटलर ने तहस नहस कर दिया था। इंग्लैंड, फ्रांस, अमेरिका, सारे लोग ध्रुवीय राष्ट्र एक थे। जर्मनी से सब लोग गद्दारी किया, रसिया को भी मिला लिया, सबने जर्मनी के साथ गद्दारी किया। लेकिन हिटलर ने तहलका मचाया हुआ था। उस समय हमारे भारत वाले चाहते थे कि हमको आजादी मिले, बड़े उदासीन थे कि हम नहीं जाएंगे लड़ने। हमारे सैनिक जो थे, चूंकि अंग्रेजों ने हम पर कब्जा किया था, तो हम सैनिक माने उन्हीं के सैनिक हैं, तो हमारा
विश्वास प्राप्त करने के लिए कि यार ये लोग अगर ज़्यादा आ जाते तो मज़ा आ जाता। तो उन्होंने एक तो लॉलीपॉप थमाने के लिए क्रिप्स मिशन भेज दिया इंग्लैंड से, कहाँ पर, भारत में। ये आया और फ्लॉप होकर चला गया। फिर 1945 में बेवेल योजना, बेवेल साहब आए, डायरेक्ट गांधी से मिले, वो भी अपना पक्ष रखे, उसमें थोड़ा लड़ाई झगड़ा भी हो गया, फिर शिमला में मिला गया। ठीक है, छोटी सी जानिए, बस इसको आप ये बकायदे सन ईस्वी से जानिए। सीबीसीएम 42, 45, 46, 47, 42, 45, 46, 47, ये भी फेल हो गया। उसके बाद आया कैबिनेट मिशन, माने वहां का इंग्लैंड का मंत्रिमंडल, माने समझ जाओ कि हमारे जहां से हम लोग शासित हो रहे थे, इंग्लैंड का मंत्रिमंडल का एक मंत्रिमंडल वहां से आया और कहा कि चलो भारत को, अब चूंकि प्रथम विश्व तो खत्म हो गया 45 में ही, 46 के बाद आ रही कि भैया ठीक है आजादी हम देंगे, लेकिन पहले आजादी देने के बाद हम जब चले जाएंगे तो तुम अपना देश चलाओगे कैसे? कुछ संविधान का खाका है? नेहरू जी, पंडित नेहरू सब तो निकल लिए, मोतीलाल नेहरू, जिन्होंने 1928 में नेहरू रिपोर्ट दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं, जब साइमन कमीशन चला गया, तुम लोगों की इतनी औकात है कि संविधान का खाका तैयार कर सकते हो, तब पंडित मोतीलाल नेहरू ने वो दिया था, हमने पढ़ा है इसके पहले वाले चैप्टर में। ठीक है, फिलहाल तो कैबिनेट मिशन ने कहा, वहां से जो आया, इसने कहा कि संविधान निर्माण किया जाए और कैसे किया जाए, यही दिया है। माने ये सही है आपका, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। कैबिनेट मिशन, इसका बहुत लंबा चैप्टर है, बस इतना जाने कि इसने कहा कि 389 लोग, एक पहले पहले तो आप संविधान सभा बनाइए, ठीक, क्योंकि जो आपका संविधान बनेगा वो कोई साधारण आदमी तो बनाएगा नहीं, आम जनता तो बनाएगी नहीं। आम जनता को क्या पता कौन सा संविधान बनेगा? तो पहले संविधान सभा बनाइए, उसमें बड़े बड़े विद्वान, उसको 389 लोग संविधान सभा में चुनिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि 10 लाख पर एक जनसंख्या, 10 लाख पर एक, माने एक आदमी चुनना चाहिए। तो उस समय लगभग 39-40 करोड़ हमारी जनसंख्या थी, तो अगर आप गिनेंगे तो वही लगभग 389 हुआ कि इतने लोगों को पहले चुनिया, विद्वान लोगों को। संविधान सभा, ये लोग मिल करके बनाएंगे अब संविधान पूरा, एक आदमी तो बनाएगा नहीं। उसी में ड्राफ्टिंग कमेटी, दुनिया भर का कमेटी, भीमराव अम्बेडकर, तो हाँ सारे लोग तो चुना गया। 389 लोगों को, 89 लोगों के लिए वोट हुआ। मुस्लिम लीग उसमें से बहुत कम सीट पाई, भाग गई। क्यों? मुस्लिम लीग, मोहम्मद अली जिन्ना वाला ने कहा कि मैं कम सीट पाया हूं, जो भी संविधान बनेगा तो मुसलमानों के खिलाफ ही बनेगा, क्योंकि उसमें हिंदुओं का प्रभुत्व है। तो इसलिए उसने कहा कि हमको अलग संविधान चाहिए। वहीं से ड्रामाबाजी किया बंदा, वो कौन? मोहम्मद अली जिन्ना, पाकिस्तान का राष्ट्रपिता, पाकिस्तान का संस्थापक, सब कुछ करता धरता पाकिस्तान का मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो वो अलग हो गया। उनकी पार्टी का नाम था क्या? मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग। ठीक, तो संविधान सभा की जो रचना हुई थी, भारतीय निर्माण का खाका माने संविधान सभा। और यही संविधान सभा जो 389 लोग चुने जाने थे, हालांकि जब मुस्लिम लीग भग गई तो कम हो गए, इन्होंने मिल करके 2 साल 11 महीना 18 दिन में संविधान बनाया। ठीक, केवल एक आदमी का योगदान नहीं है। हाँ, ड्राफ्ट कमेटी, जो प्रारूप समिति था, जिसको ड्राफ्ट माने ब्लूप्रिंट जो बनाया जाता है कि मेन खाका क्या होगा, उसको भी सबसे पहले बी एन राव ने किया था, बी एन राव। ठीक है, इन्होंने अब इन पर विचार करके तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब बनाया गया ड्राफ्टिंग कमेटी का हेड, 7 लोग थे उसमें, 7 का हेड बनाया गया। फिर उन्होंने एक खाका बना के तैयार किया, फिर उस पर हुआ कि चलो बहस किया जाए। तो 2 साल 11 महीने 18 दिन चर्चा हुआ कि राष्ट्रपति कैसे हो, प्रधानमंत्री कैसे हो, ये लोग चुने कैसे जाए, कितना वेतन हो, सारा खाका 2 साल 11 महीने 18 दिन में हुआ। ठीक है, तो डॉक्टर अंबेडकर को कहा गया कि संविधान के निर्माता, लेकिन जबकि ईमानदारी से देखा जाए तो संविधान बनाने में 250-300 लोगों का योगदान था। ठीक है, और ये माउंट बेटन योजना है, इसी के आधार पर हमारे कहा गया कि जो भी रजवाड़ा, राजाओं का था ना, हमारे यहाँ 565 रजवाड़े थे, उन्होंने कहा कि जो भी भारत में मिलना चाहे भारत में मिल जाए, जो पाकिस्तान में मिलना चाहे जो पाकिस्तान में मिल जाए, जो स्वतंत्र रहना चाहे वो स्वतंत्र रह ले। लेकिन वल्लभ भाई पटेल की, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल की देनदारी थी कि उन्होंने सबको लगभग मार डांट डपट छल बल कल सबसे करके सबको मिला लिया। केवल 3 ने बदमाशी किया था, हमने चर्चा किया था। 3 ने जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर, धीरे धीरे उसको भी मिला लिया गया। ठीक है, तो माउंट बेटन योजना यही था। लॉर्ड माउंट बेटन भारत के अंतिम वायसराय,
और स्वतंत्र भारत के पहले वायसराय, ठीक है। वायसराय का गवर्नर जनरल, ठीक। 2 क्वेश्चन में 20 मिनट। चलिए, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहां से लिया गया है? वेयर आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टेकन फ्रॉम? ठीक, डायरेक्टिव प्रिंसिपल वाला नीति निर्देशक तत्व कहां से लिया गया है? साथियों, जिसने संविधान बिल्कुल टच नहीं किया है उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं। संविधान में भाग कितने हैं? संविधान में भाग हैं 22। माने आप ऐसा कल्पना करिए कि संविधान में 22 चैप्टर है। 22 चैप्टर में कहिए, अनुसूची, ठीक है, अनुसूची है 12 और आर्टिकल अनुच्छेद, ठीक है, पार्ट बाय और अनुच्छेद है, माने आर्टिकल है 395 मूल संविधान में, ठीक। इस समय इतने हैं, 22 हैं, अनुसूची 12 है, अनुच्छेद ये। अब आप कहेंगे ये सब है क्या? साथियों, एक किताब ले लीजिए, कोई भी संविधान की किताब मान लीजिए, उसको 12 बड़े बड़े पार्टों में बांट दिया गया, 12 चैप्टर में, 12 चैप्टर में। अब उस चैप्टर के अंतर्गत, 12 चैप्टर के अंतर्गत 20 छोटे छोटे चैप्टर हैं 12 के अंतर्गत। जैसे एक में मान लीजिए 2 हो गया, एक में 1 है, एक में 3 हो गया, एक में 1, एक में 1, ऐसे करके। और उसके अंदर और छोटे छोटे पार्ट में गिनना है अनुच्छेद 395, माने 1 2 करके 395। जैसे आपको खोजना हो तो आसानी हो जाए। जैसे मान लिया अनुच्छेद 52 में आपका राष्ट्रपति मान लीजिए, तो पट से अब समझ सकते हैं कि 395 अनुच्छेद की पूरी किताब है, तो 52 वाला फट से खोजना है तो इधर उधर करके पन्ना खोले, फट से राष्ट्रपति मिल जाएंगे, संघ सरकार मिल जाएगा। हम करें अनुच्छेद 360 संविधान संशोधन है, तो संविधान में कैसे संशोधन किया जाए उसको फट से 360 वाले में देख लेंगे, क्योंकि 395 है, इसका मतलब थोड़े से पहले और होगा। तो ये आसानी के लिए आर्टिकल 395 अनुसूची जो लिस्ट है वो 12 है, संविधान के जो पार्ट है वो 22 है। इसमें से ध्यान दीजिएगा, 3-4 का नाम मैं जिक्र कर दूं। पहला है इंडियन स्टेट, माने भारत और राज्य, ठीक है, स्टेट माने भारत क्या है, कितने प्रदेश हैं, कितने क्या देश हैं, कैसे क्या क्या कुल बना, ये भारत। दूसरे भाग में ध्यान दीजिएगा, भाग दूसरे में सिटीजनशिप है, माने नागरिकता है, ठीक है, किस प्रकार से भारत का नागरिक बना जाए और किस प्रकार से आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, ठीक। हर चीज है इसमें, नागरिकता बनने के क्या उपाय है, आपका रजिस्ट्रेशन से है कि आपका जन्म से है, पाकिस्तान से जो आते हैं उसके लिए क्या है प्रक्रिया, विदेश से जो आता है उसके लिए क्या प्रक्रिया, सारा चीज है। भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स माने मौलिक अधिकार, ठीक, फंडामेंटल राइट्स माने आपको पैदा होते ही कौन सा अधिकार मिल गए? 6 अधिकार है आपको। समता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। 5वां, जिसको अम्बेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट्स हमको पैदा होते ही मिल जाता है, स्वतंत्रता, चलने का अधिकार, कहीं निवास करने का अधिकार, इसको हम लोग देखेंगे। और चौथा है साथियों, चौथा है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। देखिए ये 1 से लेके 5 आर्टिकल तक है, ये 6 से लेके 11 तक है, ये 12 से लेके 35 तक है, और ये 36 से लेके 51 तक, माने आर्टिकल में सोचिए 36 से लेके 51 तक आर्टिकल में क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स माने नीति निर्देशक तत्व। अब आप कहेंगे नीति निर्देशक तत्व माने, जैसे मान लीजिए मैंने आप लोगों से कहा कि अगर आप इतने घंटे पढ़ते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो आपको ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप योगा करते हैं तो आपका शरीर में ऊर्ज और प्रवाह सब कुछ जबरदस्त हो जाएगा। अगर आप हाँ ये खाना खाते हैं, बाजरे की लिट्टी खाते हैं, या मतलब मैंने आपको कहा कि अगर आप करते हो तो बेहतरीन हो जाएंगे, नहीं करते हैं तो हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। कई चीजें ऐसी होती है कि अगर नहीं करोगे तो आपको गिरफ्तार किया जाएगा, कानूनी पचड़े में फंसाया जाएगा। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल माने नीति निर्धारित करने वाले ऐसे तत्व, जैसे हम लोग मोरल स्टोरी सुनते हैं, पढ़ो न पढ़ो तुम्हारे ऊपर है, लेकिन सुनाऊंगा तो श्रवण कुमार की कहानी सुनाएंगे, भले आपको पसंद आए। वही हाल है, संविधान ने हर राज्यों को, हर मतलब पूरे देश के सिस्टम को यह कहा है कि नीति निर्देशक तत्व है। अगर इसमें लिखी हुई बातों को फॉलो करते हो बहुत आगे चले जाओगे।
नहीं करते हो तो तुम्हारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। अगर उसने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करो, हे राज्य सारे लोग पर्यावरण की सुरक्षा पर ध्यान दीजिए, अब आप नहीं दे रहे हो तो क्या करेगा, वो जबरदस्ती करवाएगा। उसने कहा कि संविधान के आदर्शों की पालन करिए, नहीं करेगा तो क्या करोगे। उसने कहा कि जितने ये झंडा की आचार संहिता उसका पालन करो, मान लीजिए झंडा के लिए तो कानून बना हुआ है, पंचायती राज की व्यवस्था करिए, वेतन वेतन सही से दीजिए। अब सबके ऊपर डिपेंड करता है कि कितना मानता है हर प्रदेश को। कहने का मतलब संविधान द्वारा राज्यों को यह दिशा निर्देश दिए गए, मोरल नैतिक निर्देश दिए गए कि अगर ये करते तो ज्यादा बेटर होता, नहीं करोगे तो तुम्हारे पर कोई दंड का प्रावधान नहीं है। इट इज नॉट अ प्यूनिटिव, पनिशेबल नहीं है, ये दंडात्मक एक्शन नहीं है इसमें हो सकता है। इसमें केवल रिफॉर्मेटिव सुधारात्मक है, या ये कहिए डायरेक्टिव है, डायरेक्शन दे रहा है ना। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहते हैं नीति संसद कहां से लिया गया, क्योंकि हमारा उधार का थैला है। हम लोगों ने कहा था कि 1935 के भारतीय शासन अधिनियम से 250 अनुच्छेद तो नकल मार लिया था वहीं से, और उसके बाद रसिया से, अमेरिका से, यहाँ से वहां से कुछ ना कुछ चुराया था, उनका सिस्टम लिया था। तो हमने ये वाला आयरलैंड से लिया था, आयरलैंड से, इंग्लैंड से नहीं लिया था, रसिया से नहीं लिया था, अमेरिका से नहीं लिया था। अमेरिका वाले में हमने चर्चा किया था उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट का पद, ठीक है। तो ये वेयर आर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल टेकन फ्रॉम। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल कब से कब तक है आर्टिकल में 36 से 51 तक। किस भाग में है, भाग 4 में है, भाग 4 में, भाग 22 है ना। और जी हाँ, ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन। अब आ गया चौथा क्वेश्चन, ठीक। प्रियदर्शिका किसकी रचना है, हिस्ट्री जा रहे थे, एंसेंट हिस्ट्री। प्रियदर्शिका समुद्रगुप्त जी नहीं, समुद्रगुप्त गुप्त वंश के महान शासक, साथियों भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त। और इसी समुद्रगुप्त के कवि थे संत विग्रह हरिशेण, जिनकी बार बार पेपर में आया हुआ है। हरिशेण ने लिखा है प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है। ये इस समय जो अकबर का किला है इलाहाबाद में, मतलब प्रयाग में, उसमें ये रखा गया, कौशाम्बी से उठाकर लाया गया, यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो हरिशेण ने लिखा था, चूंकि समुद्रगुप्त का था ये, बहुत पहले अकबर यहाँ उठवा लाया था। तो हरिशेण इनका संधि विग्रह था, मान लीजिए कि पोस्टमैन था कौन, समुद्रगुप्त का, उसने लिखा प्रयाग प्रशस्ति। इसमें इन्होंने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है या समुद्रगुप्त के जीवन का वर्णन किया है, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हमने चर्चा किया था। इनके दरबार में कालिदास, इनके दरबार में धन्वंतरी, इनके दरबार में वारामिहिर, नवरत्न रहते थे। और समुद्रगुप्त के 2 बेटे थे, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। धृष्यामनी वाली जो कहानी मैंने बताया था, ठीक है, इसके पिछले पार्ट में, दूसरे वाले पार्ट में, ये चौथा पार्ट है, दूसरे पार्ट में हमने या पहले पार्ट में बताया था, ठीक है। हर्षवर्धन, साथियों हर्षवर्धन वर्धन वंश का महान सम्राट। और चंद्रगुप्त मौर्य, ये तो चाणक्य, ये बिल्कुल नहीं। तो न तो इन्होंने रचना किया था, न तो इन्होंने किया था, न तो इन्होंने किया था, हर्षवर्धन ने किया था। हर्ष नामक 2 हुए हैं राजा, ध्यान दीजिएगा। छोटी सी कहानी बता दूं, छोटा सा, ये देखिए, भारत जब नक्शा साहब पढ़ते हैं तो बहुत जल्दी याद होता है, ठीक है। यहाँ ये इधर देखिए, हर्षवर्धन, ये कश्मीर में कश्मीर वंश था, कारकोट वंश, उत्पल वंश, लोहर वंश, उसको छोड़िए। कश्मीर के एक राजा थे हर्ष, ठीक है। और इन्हीं के दरबार में कल्हड़ थे, कल्हड़ ने लिखा था रास तरंगिणी, ठीक है। बार बार पेपर में आता है, बार बार आया हुआ है। कल्हड़ ने रास तरंगिणी लिखा था, तो कैसे सवाल में आता है कि किस किताब से कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है, रास तरंगिणी। आपने कश्मीर फाइल देखा होगा, तो लास्ट में जो लेक्चर देता है हीरो, वो भी इस किताब का जिक्र करता है, ठीक है। कल्हड़ की रास तरंगिणी, ये हर्ष कश्मीर का था। और ये जो हमारा हर्ष है, हर्षवर्धन, ये थे यहाँ है हरियाणा, ठीक है। और ये है यूपी। तो हरियाणा में थानेश्वर वंश था, थानेश्वर हरियाणा में, यहीं के थे हर्षवर्धन, ठीक है। थोड़ी सी इनकी कहानी बता दूं, आपको याद हो जाएगा। बहुत बड़ा नाटककार आदमी, ठीक है। नाटक तो लिखते ही थे, नाटक पर अभिनय भी करते थे, अपने ही नाटक पर बैठकर अभिनय करते थे। बाण भट्ट इन्हीं के दरबारी कवि थे, बाण भट्ट, ठीक है। बाण भट्ट ने क्या लिखा है साथियों, किताब हर्षचरितम।
हर्ष चरितम, बाण भट्ट ने क्या लिखा? हर्ष चरितम। ठीक, सवाल देखिए कितना कितना छिपा हुआ है, आप ईमानदारी से देखिए, आपको समझ में आता जाएगा। थानेश्वर माने हरियाणा, हरियाणा वही जहां पर कुरुक्षेत्र है, हरियाणा वही जहां पर पानीपत है, हरियाणा वही जहां पर तराइन है। हरियाणा बहुत बड़ा मैदान था, बहुत युद्ध का असली आगाज यहीं पर होता था। तो हर्षवर्धन थानेश्वर वंश के और बाण भट्ट इनके दरबारी के भी थे। ये इनका नाटक देखते थे, ड्रामा देखते थे। इन्होंने 3 नाटक लिखा था, नागानंद, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। ठीक है साथियों, तो किसके बारे में आया? प्रियदर्शिका। जी हाँ, प्रियदर्शिका। ये नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली, बहुत बेहतरीन नाटककार, बहुत ही बेहतरीन लेखक और अभिनेता। तो इन्होंने लिखा था 3 नाटक। ठीक है, तो ये हमारा ये सवाल यहाँ होता है, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें, कौन थे ये 6वीं शताब्दी थे। और इन्हीं के दरबार में साथियों कौन आया था? वेनसांग। वेनसांग आया था, और कहाँ पढ़ा था वो? कहाँ पढ़ा था? नालंदा विश्वविद्यालय। साथियों, नालंदा विश्वविद्यालय। अगर ये बंदा न आया होता, वेनसांग के काल में न आया होता, हर्षवर्धन ने इतना सम्मान न दिया होता, वहां पर इसकी एंट्री न हुई होती, क्योंकि नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। वहां पर एंट्री लेने के लिए गेटकीपर 10 क्वेश्चन पूछता था। 10 में से अगर 3 भी सवाल बता पाते थे सवाल, तो आपकी एंट्री हो जाती थी। लेकिन 3 भी कोई नहीं बता पाता था, बड़े बड़े धुरंधर आते थे, लौट के जाते थे। उसी समय वेनसांग आता है, ये भी विद्वान आदमी, चाइना का, और एंट्री देता है, मतलब जवाब देता है, एंट्री पा जाता है। उसके बाद वहीं 12 साल रह के अध्ययन करता है, और उसने सब कुछ लगभग लगभग जितनी बेहतरीन किताबें थी सबको उसने बिल्कुल लिपिबद्ध कर लिया, उतार लिया, अपने पन्ने पर उतार लिया। ठीक है, उसके जब 400 साल बाद, 400 साल बाद, ध्यान दीजिए, या 500 साल बाद, जब 1192 में पृथ्वीराज चौहान हारे, यहां पर गुलाम वंश का शासक हुआ कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका एक सिपाहसालार बख्तियार खिलजी ने जब नालंदा विश्वविद्यालय को जला दिया था, सोचिए, जला दिया, पूरी पांडुलिपियां 3-3 महीने तक धू धू करके जल गई। वहां पर वेनसांग ने जो लिखा था, वो नहीं तो बौद्ध धर्म की सारी पांडुलिपि खत्म हो गई थी। ठीक है, महान बुद्ध जी का सुत्त पिटक, ठीक है, त्रिपिटक, इधर देखिए। तो वेनसांग इन्हीं के काल में आया था। ध्यान दीजिएगा, जो जो सवाल, जो जो लिखा रहा हूं सब सवाल बनता है इनका। तो मैं 1-1 घंटे का 2 पार्ट में मैंने यूट्यूब पे वीडियो बनाया हुआ है, 1-1 घंटे का वीडियो है वो बहुत लंबी कहानी इनकी, लेकिन आपके लिए बस जितना जानना है। हर्षवर्धन कहाँ थे? हरियाणा के, थानेश्वर की। इनके काल में कौन आता? वेनसांग। इनके दरबार में कौन रहते थे? बाण भट्ट। बाण भट्ट ने क्या लिखा? हर्षचरितम। हर्षचरितम से किसकी जानकारी मिलती है? हर्षवर्धन के बारे में। इन्होंने कौन सी नाटक लिखा? नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। और दूसरी बात कि यहां पर देखिए, ये प्रभाकर वर्धन थे, इनके पिताजी का नाम था। ठीक है, इनके 3 पुत्र पुत्री थे। इधर थे राज्यवर्धन, राज्यवर्धन, इधर थे हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन, और इधर थे राजश्री, बहन। ठीक है, बहन के साथ ही साथियों यहां पर, चूंकि मैंने यूपी बनाया हुआ है, कन्नौज, आज जहां पर इत्र है, इत्र के लिए मशहूर है कन्नौज, वही कन्नौज जहां का राजा जयचंद था, जिसकी पुत्री संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान लेकर भागे थे। ठीक है, कन्नौज, कन्नौज कहा जाता है, जयचंद की वजह से बदनाम है ये, क्योंकि जयचंद न रहा होता, जयचंद ने गद्दारी न किया होता, अरे एक बेटी गई, एक शेर लेके गया था, थोड़ा समझौता हो गया होता, तो ये मोहम्मद गोरी जैसे पागल कुत्ते यहां पर भारत में नहीं आए होते, और हमारा देश गुलाम नहीं बना होता। वहीं से गुलाम हम हो गए 1192 ईस्वी से, तराइन के द्वितीय युद्ध से। ठीक है, तो कन्नौज में ये रहता था कौन? माने शादी हुई थी किसकी? राजश्री की। और पति कौन थे? ग्रहवर्मा थे। चलिए नाम नहीं लिख रहा हूं। तो यहां पर बंगाल का शासक शशांक था, और इधर भी ये सब मिल करके कन्नौज के राजा माने राजश्री के पति, राजश्री के पति की हत्या कर दी। ठीक है, गृहवर्मा की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद जो इनका बड़े भाई थे, बहुत ही अच्छे थे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छे इंसान, ये 3 का तीनों वंश। मैं तो हमेशा कहता हूं कि पूरे भारतीय राजवंशों में वर्धन वंश से बढ़िया कोई त्याग करने वाला कोई हुआ ही नहीं। हमेशा
सत्ता के लिए खूनी संघर्ष चला है। लोगों ने अम, सत्ता पाने के लिए अपने माँ बाप का कत्ल किया, भाई को काट डाला, पता नहीं क्या क्या हुआ, लेकिन इसमें सिंहासन देने के लिए मारी मारा होती थी। ठीक है, तो राज्यवर्धन जो है जाते हैं मारने उसको, इसको धोखे से फिर ये दोनों मार देते हैं, बंगाल का शशांक और इधर का देवगुप्त, माने दो लोग मिलकर के मार देते राज्यवर्धन को। ठीक, राज्यवर्धन को मार देते हैं, इनके पिताजी इसी बीच में मर जाते हैं, पिताजी मर जाते हैं, माता सती हो जाती है, माता भी सती हो जाती है, ध्यान दीजिएगा, सती हो जाती है। पहला अभिलेख जो मिलता है, हालांकि सती का पहला अभिलेख 510 ईस्वी में मिलता है एरन अभिलेख में, लेकिन यहां भी सती हो जाती है। उसके बाद हर्षवर्धन, बाप रे बाप, सोचिए पहले ये प्रभाकर वर्धन मरते हैं, उनके याद में वो सती हो जाती हैं। ये भाई साहब सन्यासी बनने जा रहे थे, किसी तरह तो मना चना के इनको लौटाया गया कि नहीं भैया आप राज करिए, आप राज करिए, किसी तरह बनाया गया, नहीं तो युधिष्ठिर का सन्यासी बनने जा रहे थे। तब तक पता चला कि इनकी बहनोई मार दिए गए, बहनोई के बाद ये गए उनको दंड देने, इनको भी धोखे से मार दिया गया, धोखे से मार दिया गया। फिर हर्षवर्धन इनका बदला लेते हैं, कहते हैं कि जब तक मैं संसार से गौण माने गौणों का विनाश नहीं कर दूंगा, कभी चैन से नहीं जीऊंगा। फिर जाकर के मारते उड़ते हैं, मतलब ये इसका प्रमाण बहुत कम मिलता है कि क्या हुआ उसके बाद, लेकिन मारे हैं, क्योंकि उसके बाद जिंदा रहे और इन दोनों का पता नहीं चला है। ठीक है, और यहां पर अपनी बहन को, जो ये बहन कैद कर ली गई थी, तो बहन भाग करके यहाँ विंध्य के जंगलों में आ गई थी। ठीक है, भगाई गई थी, मतलब इन्हीं के हर्षवर्धन के जासूसों द्वारा। और वो लेकिन इतनी डिस्टर्ब थी कि मेरा बाप मर गया, मेरी माँ मर गई, मेरा भाई मर गया, मेरा पति मर गया, तो चिता उता लगाकर वो जलने जा रही थी। तब तक तो हर्षवर्धन आके बचाते हैं और लेके घर जाते हैं और कहते हैं कि जाओ कन्नौज में तू राज करो। बैठ कर राज कर रही थी, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने कहा भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया हमारे राखी के बंधन को निभाना। गाना वाना नहीं गाऊंगा, नहीं तो कॉपीराइट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर कन्नौज पर राजन कर, लेकिन उन्होंने कहा भैया मेरे आप मेरे पास आ जाइए, ठीक है, यहां पर राज करिए, मैं अकेले नहीं संभाल पा रही हूं। तो थानेश्वर से इन्होंने राजधानी कहां कर लिया, कन्नौज। ये पेपर में बार बार आता है कि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी को थानेश्वर से कहां किया, कन्नौज किया। ठीक, हर्षवर्धन से इससे ज्यादा सवाल नहीं बनेगा। हाँ, हर्षवर्धन का दो चीज और बड़ा मशहूर है। कन्नौज जब ये राज करते थे, कन्नौज की धार्मिक महासभा, धार्मिक सभा बहुत बड़ा इन्होंने एक आयोजन किया था, उसमें वेनसांग को इनवाइट किया था। वेनसांग जहां मंच पर बैठे थे, कुछ ब्राह्मणों ने वहां पर आग लगाकर उनको मार देने की कोशिश की कि ये आदमी तो बहुत धर्म होता जा रहा है, इतना बढ़िया राजा हर्षवर्धन बहुत धर्म, जबकि वो किसी के नहीं थे, सबको सबको पसंद करते थे। लेकिन बाद में कहा गया, कहानियां मिलती हैं कि पकड़े गए लोग, ब्राह्मण 500 ब्राह्मणों को मार दिया इन्होंने, कहीं मिलता नहीं, इन्होंने दंड दिया, फिर बाद में बहुत पछताए कि ऐसा मैंने गलत किया क्रोध में। तो कन्नौज की धार्मिक महासभा, और एक था प्रयाग का महामोक्ष परिषद, प्रयाग का महामोक्ष परिषद। ठीक है, प्रयाग का महामोक्ष परिषद माने हर 5 साल पर प्रयाग में बहुत बड़ा मेला लगवाते थे और वहां पर सब कुछ दान कर देते थे। 5 साल पर सब पूरा, यहां तक कि अपना कपड़ा भी, केवल जंगियां छोड़ के अपना कपड़ा भी दान कर देते थे। बहन ने, इनकी रास्त्री ने इनको कंबल उड़ाया था। ठीक है, तो सारा खजाना खाली करके फिर से सजाते थे, बहुत बड़े दानी भी थे। ठीक, तो हर्षवर्धन लाजवाब चैप्टर, लाजवाब कैरेक्टर। चलिए, भारत का एकमात्र तैरता हुआ पार्क कौन सा है? विच इज द ओनली फ्लोटिंग पार्क इन द वर्ल्ड? हेमिस नेशनल पार्क साथियों? नहीं, क्योंकि हेमिस नेशनल पार्क कश्मीर में है और हालांकि लद्दाख में इस समय। तो ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट, ये सबसे बड़ा है, लार्जेस्ट बिगेस्ट जो कहिए आप, कहाँ है? कश्मीर में, माने लद्दाख वाले क्षेत्र में। तो ये तैरता हुआ पार्क नहीं है। साउथ बटन ये अंडमान में साथियों, हमने चर्चा किया था पहले चैप्टर में, अंडमान में। संजय गांधी नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है ये। ठीक, नेशनल पार्क वाले चैप्टर में हम लोग यूज महाराष्ट्र में है। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क साथियों ये है मणिपुर में, ये है फ्लोटिंग पार्क। ठीक है, फ्लोटिंग पार्क मैंने फिगर नहीं लिया, ने आपको दिखा दिया था। फ्लोटिंग माने यहां पर पानी में ही ऐसे पार्क है कि वो थोड़ा थोड़ा कभी इधर लगता है, कभी उधर हिल जाता है, कभी उधर हिल जाता है। तो फ्लोटिंग पार्क संसार का एकमात्र फ्लोटिंग पार्क है। ठीक, आप यूट्यूब पर 1-2 मिनट का क्लिप सर्च कर सकते हैं। फ्लोटिंग पार्क, तैर रहा है वो पार्क। मणिपुर, मणिपुर में कौन सी पहाड़ियां हैं? ब्लू माउंटेन्स। ठीक है, ब्लू माउंटेन्स। ठीक, मणिपुर,
मणिपुर वैसे भी जल रहा है, ठीक है, मणिपुर वैसे भी जल रहा है। आप लोग देख रहे होंगे मणिपुर को। तो ब्लू माउंटेन वहां पर है, हमको इतना जानना है बस, जहां जानना है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में है, ठीक है, मणिपुर में तैरता हुआ नेशनल पार्क है ये। अब इसमें फिगर रहा होता तो ज्यादा मजा आता, फिगर मैंने नहीं निकाला है, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं। कौन सा G20 का सदस्य नहीं है? साथियों, आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है क्या, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध को जांचने परखने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी। इसी बहाने हमारा मैप बहुत क्लियर होता है, वर्ल्ड की कंट्रीज के बारे में जानकारी मिलती है, ध्यान दीजिएगा। तो G20 इसलिए चर्चित है, आपको पता होगा बनारस में, क्योंकि इस साल अध्यक्ष मोदी जी है, या हमारा देश है, भारत अध्यक्ष है, अध्यक्षता कर रहे हैं मिस्टर मोदी जी। और ये वहां के जो 20 मेंबर है, नाम से स्पष्ट है, ग्रुप ऑफ 20 कंट्री, ग्रुप ऑफ 20 आएगी। तो ये बनारस में लेके आए थे 3 दिन, और इतना सजाया गया था बनारस को। तो हम लोग तो बनारस के ही हैं, इतना सजाया गया था, जाने के बाद लगा कि G20, जिसको कुछ भी नहीं पता, जिसको एक अक्षर नहीं पता जीके जीएस का, वो भी जान गया कि G20 क्या होता है, ठीक, मतलब नॉर्मल तो जान ही गया। अब यहां पर हम देखेंगे G20 क्या होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1999 में। G20 माने ग्रुप ऑफ 20, पहले कुछ देश मिलकर थे, बाद में जुड़ते गए, और इसमें 19 देश हैं, 19 कंट्री हैं, प्लस एक यूरोपीय यूनियन है, ठीक, एक संघ है पूरा, इसमें कई देश हैं, इसमें 27 देश हैं इसमें, ठीक है, इसमें भी 27 देश हैं, लेकिन हम इसको नहीं पढ़ेंगे, खाली अभी यूरोपीय यूनियन देखते हैं। 19 देश को देखते हैं, 19 देश, बहुत ही आसान तरीका है देखने का, मैं आपको मैथ के साथ भी याद करा दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। तो इसमें कौन है सदस्य नहीं है? स्पेन है, जर्मनी है, तुर्की है, स्पेन नहीं है, नहीं सॉरी, जर्मनी है, तुर्की है, अर्जेंटीना है, अर्जेंटीना है, ठीक है, अर्जेंटीना है। और देखते हैं अब, जैसे मैप में हम लोग पढ़ते हैं, अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि आपके 7 महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, या इंग्लैंड है, और ये अफ्रीका, ये एशिया, और ये ऑस्ट्रेलिया, सिंपल में, ठीक है। यहाँ जो 7वां है ये अंटार्कटिका, बर्फ बर्फ है। तो इधर देखिए, इसमें 3 ही देश मेन है, 3 देश मेन है, ठीक, कौन कौन है? ये है कनाडा, नक्शा देखते रहिएगा, बहुत सवाल बनते हैं। कनाडा, दूसरा है यूएसए माने अमेरिका, और तीसरा है मैक्सिको, मैक्सिको साथियों, मैक्सिको, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। इसी के बीच में यहाँ पर पनामा नहर है। कौन सा नहर? पनामा नहर। दुनिया की 2 ही नहर सबसे मशहूर है, पनामा और स्वेज नहर। स्वेज नहर यहाँ पर है, यहाँ पर स्वेज नहर, एशिया और अफ्रीका के बीच में स्वेज नहर है, और पनामा नहर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ठीक है, पनामा देश के एकदम काटते हुए। तो इधर वाला जो कौन सा सागर है? ये अटलांटिक ओशियन है, माने उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इधर अटलांटिक ओशियन है, यहीं पर टाइटैनिक जहाज डूबा था। ये कौन सा है? इसको हम लोग मेडिटेरेनियन सी बोलते हैं, माने भूमध्य सागर। और इधर जो कि भारत के अगल बगल है, देखो ये भारत है, ये इसके अगल बगल हिंद महासागर, ठीक है। और यहाँ पर, यहाँ पर क्योंकि ये बहुत लंबा है, तो इधर प्रशांत महासागर है। इधर कौन सा है? प्रशांत, पैसिफिक ओशियन, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर मेन है, ठीक, 3 मेन होते। तो कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, यहाँ पर मात्र 2 देश, सबसे बड़का 2 देश, ब्राजील और अर्जेंटीना, ठीक है। ये है ब्राजील, सबसे बड़ा। साउथ अमेरिका का साथ है, ब्राजील का पहले वाला वो, और अर्जेंटीना का डियोगो मैराडोना, अर्जेंटीना का मेसी, ठीक है, अर्जेंटीना, ये अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना, माने साउथ अमेरिका कंट्री। यहां पर 4 देश है, यूरोप में 4 देश है, यूरोप, देखिए ये हो गया यूके। यूके साथियों, अगर आपको याद होगा, यूके 4 पार्ट में है, देखिए यूके का आकार अगर देखेंगे ना, ये यूरोप है, और यहाँ इंग्लिश चैनल है, ये पानी है पूरा। तो इधर फ्रांस है, फ्रांस, और इधर इंग्लैंड है, ये देखिए, ये जो है ना, ये है यूके का पार्ट, ये ऐसे है, यहाँ पर छोटा सा एक और हो जाएगा, ये फ्रांस और इंग्लैंड, ये है इंग्लैंड, ध्यान दीजिएगा, ये इंग्लैंड है, ये इंग्लैंड है। और यहाँ पर ये है इंग्लिश चैनल, माने इंग्लिश चैनल
एक जिस प्रकार से मैराथन है 42.195 का, उसी प्रकार 42 किलोमीटर का वो भी होता है। और यहाँ है देश कौन सा? फ्रांस। देखिए ये फ्रांस इसके बीच में, ये और इंग्लैंड इधर है, तो यूरोप का ही पार्ट। तो यहाँ पर कौन है? इंग्लैंड। इंग्लैंड हो गया, ये हो गया वेल्स, ये हो गया वेल्स, और ये हो गया स्कॉटलैंड। इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और ये हो गया उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, जहां से अभी मैंने बताया था नीति निर्देशक तत्व को कहां से चुराया गया है? आयरलैंड। आयरलैंड के दो पार्ट है, दो अलग अलग है, साउथ और नॉर्थ। तो अगर हम इन तीनों को मिलाते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, तो हम इसको बोलेंगे ब्रिटेन। साथियों ब्रिटेन, इसको बोलेंगे ब्रिटेन। और अगर हम चारों को मिला देते हैं, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, चारों को मिलाते हैं, हम लोग बोलते हैं यूके। क्या बोलते हैं? यूनाइटेड किंगडम, यूके। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन माने इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, और अगर उत्तरी आयरलैंड में मिलाते हैं तो उसको हम लोग यूके बोलेंगे। ठीक है, तो यहां पर हो गया यूके, और ये हो गया आपका फ्रांस। ठीक, फ्रांस। यहां हो गया जर्मनी, जर्मनी यहां है, और ये है इटली। ठीक है, जर्मनी और इटली, ये दोनों खतरनाक। जर्मनी के साथ वैसे भी इटली का नाम लिया जाता है। जर्मनी का सबसे बड़ा बादशाह हिटलर, और इटली का सबसे बड़ा तानाशाह मुसोलिनी। तो फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, यूके, जर्मनी, इटली, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। 1 2 3 4 5 5 4 9 हो गए यहां पर। अफ्रीका में मात्र दक्षिण अफ्रीका है। ध्यान दीजिएगा, दक्षिण अफ्रीका। ये G20 के माने ना, देखिए G20 साथियों किस थीम पर है? 2023 में कौन सा थीम है? वसुधैव कुटुंबकम, माने दिस इंटायर अर्थ इज अ फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम, वसुधा ही कुटुंब है, कुटुंब माने परिवार, वसुधा माने धरती। तो यहां पर अर्थ, फैमिली, इस बार का जो थीम भी है ना, इसी इसी पे है, वसुधैव कुटुंबकम पर है, 2023 का। चलते हैं एशिया में, चलते हैं साथियों। एशिया में ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़का अरबियन कंट्री है सऊदी अरब। सऊदी अरब। भारत तो है ही है, ये हो गया भारत, इंडिया, इंडिया हो गया, इधर हो गया चाइना, ठीक, चीन हो गया, यहां पर दो हैं, तो ये दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया, यहां पर जापान है, जापान, ध्यान दीजिएगा, जापान, सऊदी अरब, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, 5 हो गया। ये हो गया रूस, सबसे बड़ा रूस हो गया, ठीक है, 6 हो गया। कुल टोटल कितने हो गए? 3 2 5 4 9 6 15। दक्षिण कोरिया, रूस, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, इंडिया, और यहां पर एक तो है यही एशिया में, इसको माना जाएगा ये इंडोनेशिया। कहाँ? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। ठीक है, इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। तो रूस हो गया, चीन हो गया, दक्षिण कोरिया हो गया, भारत। अच्छा हाँ, एक यहाँ पर और है, तुर्की। तुर्की साथियों, इसके लिए इसका नाम है इस समय तुर्की। और सबसे बड़ी बात कि तुर्की एक ऐसा देश है विश्व में, थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट यूरोप में है, और ज्यादातर पार्ट एशिया में। यूरोप में भी थोड़ा सा पार्ट है तुर्की का, ठीक। और ज्यादातर कितने हो गए देश? एक, तुर्की, सऊदी अरब, रूस, चीन, अभी मैं मैप पे दिखा रहा हूं, तुर्की, सऊदी अरब, रूस, चीन, भारत, 5 हो गया, 6 7 8 हो गया। टोटल कितने हो गए? 1 2 2 3 5 5 4 9 9 8 17 17 हो गया। ये इंडोनेशिया 17 हो गया। और देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया 18 हो गया। एक देश में भूल रहा हूं, कोई एक देश भूल रहा हूं, ठीक है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, अच्छा इसको नहीं गिना हमने, ठीक 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 ठीक। 3 2 5 5 4 9 1 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, जी हाँ सही है, सही है, बिल्कुल 19 देश हो गया, प्लस एक यूरोपीय यूनियन। साथियों फिर से एक बार रिवाइज करा दे रहा हूं, अमेरिका महाद्वीप में 3 ही मेन देश हैं, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको। साउथ अमेरिका में 2 मुख्य हम लोग लेते हैं, ब्राजील, अर्जेंटीना। ब्राजील, अर्जेंटीना, ठीक है, अर्जेंटीना के मेसी, ब्राजील के पहले,
ठीक है, या पुराने वाले रोनाल्डो, रोनाल्डिनो और रिवाल्डो, ट्रिपल आर। और यहां पर यूरोप में 4 हैं, मेन 4 सबसे पावरफुल। यूके भाई तो इसने तो हमारे पर राज किया, यूके ने। और फ्रांस है उसी का टक्कर वाला, लेकिन चूंकि और जगह पर ये मिले जुले रहे। जर्मनी, इटली, जर्मनी, इटली 4 हो गए। दक्षिण अफ्रीका में मात्र, अरे अफ्रीका में मात्र दक्षिण अफ्रीका है। एशिया में 8 है लगभग, ठीक है। तुर्की, वो तुर्की जो थोड़ा सा एशिया में, ज्यादातर यूरोप में है। सऊदी अरब, अरबियन कंट्री में सऊदी अरब हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, यूएई हो गया, है ना, बहरीन हो गया, कतर हो गया। ये सब जो है अरबियन कंट्री, जहां पर बालू है, जहां पर तेल पैदा होता है, जहां पर पानी नहीं होता है, आपने सुना होगा। तो वहां पर सबसे बड़ा देश होता है सऊदी अरब, वो है। चीन पावरफुल है एशिया का, रूस पावरफुल है एशिया का, भारत पावरफुल है एशिया का, जापान बहुत पावरफुल है एशिया का। और कोरिया में, उत्तरी कोरिया से कोई मतलब नहीं होता ना, सा जो रहता है ये युंग गुंग, क्या नाम है उसका, दक्षिणी कोरिया हो गया, जापान, कोरिया, यहाँ पर दोनों जगह आपको ध्यान दिया होगा, कोरिया, जापान, चाइना, बौद्ध धर्म। और इंडोनेशिया एक इधर है जिसकी राजधानी है जकार्ता, ठीक है। और इधर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक देश ऑस्ट्रेलिया। ये हो गए 19 देश प्लस एक वो। अगर मैं आपको मैप में दिखा दूं साथियों, थोड़ा सा देख लीजिए इधर। हाँ देखिए, ये देखिए आप लोग, बढ़िया से एकदम आपको दिमाग में आ जाएगा। ये कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। कनाडा, यूनाइटेड स्टेट, मैक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना। यहाँ पर देखिए यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, यूरोपीय यूनियन तो मान लीजिए यही है, यूरोपीय यूनियन, और इटली। 4 ये था। यूरोपीय यूनियन को भी ये है, क्योंकि जो यूरोपीय यूनियन है, यूरोपीय संघ है, वो तो यूरोप का ही है ना पार्ट, यूरोप के ही देशों से बना हुआ है यूरोपीय यूनियन, 28 देशों का। अभी एक हट गया है, ठीक, ब्रिटेन हट गया तो 27 हो गए। अब उसमें हंगरी भी हटने वाला है। ब्रिटेन हटा था उसको हम लोग बोले थे ब्रेग्जिट, हंगरी हटने वाला उसको बोलेंगे हगजिट, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, जर्मनी, इटली। अब देखो एशिया में कौन कौन है, तुर्की हो गया इधर, ये सऊदी अरब, अभी मैंने बताया सबसे बड़ा सऊदी अरब, रसिया, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, जापान, इंडोनेशिया, ये हो गया। और अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया, ठीक है। अफ्रीका में मात्र एक है, साउथ अफ्रीका। एशिया में 8 हैं, यूरोप में 4 हैं, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ 1 है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है एशिया में, ठीक है। ये हो गया हमारा चौथा सवाल या 5वां सवाल, जो भी होगा, ठीक है। आसियान का मुख्यालय कहाँ है? हम्म, आसियान का, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आसियान? तो आसियान समझ रहे हो साथियों, आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ। अच्छा, अब देखिए इधर, अगर आपने अगर आपने इसको पकड़ लिया, किसको, फुल फॉर्म को, तो जान लीजिए आपको याद हो गया। आसियान, आसियान भी एक संगठन है, एसोसिएशन माने संघ, एसोसिएशन ऑफ, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब देखिए इसी में सब छिपा हुआ है। एसोसिएशन माने संघ हो गया साउथ ईस्ट एशिया। साथियों आपने डायरेक्शन पढ़ा होगा, ये और ये, इसको हम लोग बोलते हैं ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो इधर को हम लोग बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इधर को बोलेंगे साउथ ईस्ट बोलेंगे। अब देखिए हमने क्या कहा, साउथ ईस्ट माने विश्व का अगर ग्लोब देखा जाए, नक्शा देखा जाए, तो नक्शे में इस डायरेक्शन में जो देश आ रहे हैं उसको हम लोग बोलेंगे, एशिया वाले पार्ट में तो हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट एशिया, मिडिल एशिया, मिडिल एशिया, मिडिल ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, सब लोग जानते हैं ना। हमने 4-5 भागों में बांट देते हैं हम लोग, खास करके 8 दिशाएं इधर होती हैं, ये कोना, ये कोना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, साउथ वेस्ट, इसको बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट, ऐसे, ठीक है। तो जो उस टाइप का देश झुका हुआ है साउथ ईस्ट में, उसको हम लोग साउथ ईस्ट कंट्री बोलते हैं। यहाँ पर 10 देश है, मैं नाम लिख दे रहा हूँ और आपको फिगर में दिखा दे रहा हूँ। देखिए ढाका हेडक्वार्टर कहाँ है, नहीं ढाका नहीं है, पेरिस भी नहीं है, कुआलालंपुर भी नहीं है, जी हाँ जकार्ता। जकार्ता कहाँ है, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया में साथियों मुख्य रूप से 4 द्वीप हैं, 4 द्वीप, बाली, बोर्नियो, बाली, बोर्नियो, और क्या नाम है, अरे 2 ऐसे द्वीप है जो आपको भी पता होगा, मुझे नहीं याद आ रहा है। जावा सुमात्रा, जी हाँ, जावा
सुमात्रा, ये कौन नहीं जानता होगा जावा सुमात्रा। तो इसी जावा पर, जावा वाले द्वीप पर क्या है, जकार्ता, जावा द्वीप पर इनकी राजधानी जकार्ता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा इंडिया ये है ना, अभी मैं दिखा रहा हूं आपको, बाली बोर्नियो, बाली बोर्नियो जावा सुमात्रा, बाली बोर्नियो जावा सुमात्रा। आप नोट्स बनाइएगा साथियों, बहुत ही मजेदार नोट्स तैयार होगा। ठीक है, बाली बोर्नियो जावा सुमात्रा इसी जावा पर है। अब जैसे मान लीजिए मैं देशों का नाम लिख रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। भारत से जो नीचे ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारा भारत हो गया। ठीक है, ये हमारा भारत यहीं से शुरू हो जाता है। ठीक, म्यांमार ऐसे करके, तो मैं लिख दे रहा हूं म्यांमार, थाईलैंड, सब इधर ही है, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, ठीक है, मलेशिया, ठीक, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ठीक, आपका फिलीपींस, फिलीपींस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, लाओस हो गया, वियतनाम हो गया, कंबोडिया हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर। अच्छा हाँ, एक और है ब्रुनेई, ब्रुनेई सबसे छोटा, ब्रुनेई, हालांकि सबसे छोटा इसमें सिंगापुर है। 10 देश मिल करके, यानी समझ लीजिए इधर 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 इधर, भारत के इधर उधर जो साउथ देखिए ऐसे डायरेक्शन में है, तो इधर उधर जो 10 देश हैं उसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट एशिया। यहां से म्यांमार से शुरू हो जाता है, और ये 10 देश कब बना था, 1967 में बना था, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता में। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है, जकार्ता। इतना आपको याद करना है, जकार्ता, म्यांमार, थाईलैंड। इसमें एक को याद करना, लाओस, ये है लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड माने, लैंड लॉक्ड कंट्री माने होता है स्थल अवरुद्ध देश। ये सारे जो है ना, सारे जो 9 देश हैं, वो कहीं न कहीं समंदर से लगे हुए, समंदर से सटे हुए हैं। ठीक है, वो पानी से सटे हुए, लेकिन ये ऐसा लाओस है जो द्वितीय विश्व युद्ध में वहां पर जो यूज किया गया था तोप वगैरह, वहां पर आज भी प्रदर्शनी लगती है, तो सब सजो के रखा हुआ है। हाँ, फूटे जो नहीं है, जो बम गिरे थे फूटे नहीं है, वहां पर रखा हुआ। तो लाओस है वहां, वो स्थल अवरुद्ध है, लैंड लॉक्ड कंट्री है। अभी हम इसको मैप में देख रहे हैं। ठीक है, अब देखिए, ये आपका देखिए ये है, चलिए यहाँ पर दिखा देते हैं, पहले 2 पार्ट में देखें। ये है आपका आसियान मेंबर। ठीक है, आसियान है ये भारत है। भारत के बाद देखिए ये म्यांमार है, पहला म्यांमार, दूसरा थाईलैंड, हमने सुना होगा ना, थाईलैंड बहुत ही खूबसूरत, ये देखिए थाईलैंड यहाँ पर है। थाईलैंड के बाद देखिए ये आपने कहा कि लैंड लॉक्ड कंट्री क्या, लाओस, ये देखिए ये 2 देशों के बीच में है, कौन सा, ये वियतनाम, इधर लाओस। वियतनाम वही देश है साथियों जिन्होंने अमेरिका की बुद्धि खराब कर दी थी, अमेरिका से लड़ाई हुआ था कई साल तक, 20 साल तक, और अमेरिका जीत नहीं पाया, वियतनाम। ठीक है, मेरे ख्याल से दिखाई दे रहा होगा, जी हाँ, वियतनाम। और बीच में ये कंबोडिया साथियों, कंबोडिया, कंबोडिया हम लोग बोलते हैं, है ना, विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहा जाता था अंकोर वाट मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया। तो म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये और ये वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड, ठीक है, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, वियतनाम और कंबोडिया। इधर देखिए आ गया मलेशिया, मलेशिया 2 पार्ट में है, एक इधर भी मलेशिया है और एक इधर भी मलेशिया है। ठीक है, ये मलेशिया, मलेशिया 2 पार्ट में। यहीं पर छोटा सा ब्रुनेई है, बहुत छोटा देश है, जहां पर जो वहां का राजा है, अक्सर मजा आता है पढ़ने पढ़ाने में कि वहां राजा बाथरूम भी सोने का, लेटरिन भी सोने का, बिस्तर भी सोने का, घर भी सोने का, उसका जहाज भी सोने का, उसका मतलब बहुत सोना है। इसके बाद ब्रुनेई, ब्रुनेई, ठीक है। और इंडोनेशिया देखिए, ये है जावा, ये है सुमात्रा, ये जावा सुमात्रा, यही जावा पर जकार्ता है, जावा सुमात्रा बाली बोर्नियो, ये 4 है। और यहाँ पर छोटे 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 फिलीपींस द्वीप समूह है। फिलीपींस में क्या है साथियों, एक जीके है, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, ठीक है, अनुसंधान संस्थान, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, यह है कहां पर, फिलीपींस में, फिलीपींस, ठीक है, फिलीपींस।
10 देश हो गए साथियों। एक तरफ से नाम लेते हैं, कौन कौन? पहला म्यांमार, भारत के जस्ट नीचे, भारत के बॉर्डर पे है म्यांमार, म्यांमार। फिर उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद लाओस, उसके बाद वियतनाम, उसके बाद कंबोडिया। 5 हो गए इधर। और अब नीचे आते हैं मलेशिया, मलेशिया के ऊपर छोटा सा मलेशिया 2 पार्ट में है, फिर ब्रुनई, फिर मलेशिया के नीचे सिंगापुर, देखिए यहाँ पर सिंगापुर, छोटा सा सिंगापुर, सिंगापुर के नीचे इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस। ये 10 देशों का पूरा समूह है, इसको हम लोग बोलते हैं आसियान। चाइना फाइना नहीं है, जो ग्रीन ग्रीन से है वही है। और देख लेते हैं, देखिए ये भी है, ये भी है, थोड़ा सा देख लीजिए, ये है, थोड़ा सा और क्लियर हो रहा है इसमें मेरे ख्याल से, ठीक है। ये देखिए म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, और ये लिखा वियतनाम। फिर इधर आ गया मलेशिया, ये भी मलेशिया है, ये इंडोनेशिया, सॉरी ये मलेशिया, और ये है ब्रुनई, देखिए दोनों लगा ब्रुनई, ये ब्रुनई छोटा सा, ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और ये फिलीपींस द्वीप समूह, बहुत द्वीपों का समूह है फिलीपींस, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। ये देखिए आपका उत्तरी कोरिया, दक्षिणी कोरिया, अभी जो मैंने G20 का बताया था, और ये जापान, ठीक है, जापान, ठीक है। तो ये है हमारा अगला क्वेश्चन, ठीक। अब आता है सार्क का निम्न में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? चलिए अंतिम क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि 1 घंटा लगभग हो गया है, थक गए होंगे आप लोग भी। क्योंकि साथियों जीके में 4-5 घंटे का क्लास बहुत आसान होता है, लेकिन थोड़ा सा स्टाइलिश ढंग से, थोड़ा एंजॉय करके, थोड़ा चाय चुस्की लेते हुए पढ़ाया जाए तो मजा आता है। लेकिन यहाँ पर आता है कि ज्यादा से ज्यादा दे दिया जाए आपको कम से कम समय में। चलिए थोड़ा डार्क आ रहा है, आज लाइटिंग नहीं सही है, बट कोई बात नहीं, आपको तथ्य से मतलब है। जस्ट यू नीड, आई थिंक, फैक्ट्स फैक्ट्स फैक्ट्स। कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है साथियों? सार्क क्या है? सार्क क्या है? हम लोग एक पढ़े आसियान और एक पढ़े G20, 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ चुके। सार्क का मेंबर कौन सा नहीं है? सार्क माने साउथ एशियन एसोसिएशन, एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, रीजनल कोऑपरेशन। नाम से स्पष्ट क्या है? साउथ एशिया, वो साउथ ईस्ट एशिया था। अब सोचिए भारत ये है, तो भारत, अब जैसे ये ग्लोब है ना, ये इधर है, तो एशिया मान लो ग्लोब को छोड़िए, एशिया इधर है ना, तो एशिया के ऊपर एकदम रूस है सबसे ऊपरी भाग, फिर चाइना है सबसे नीचे, माने भारत दक्षिण में आता है। तो दक्षिण एशिया में जो लगभग भारत के इधर उधर है वही है दक्षिण एशिया में। क्या कहते हैं? दक्षिण एशिया का एक संघ है, किसके लिए? रीजनल कोऑपरेशन, माने क्षेत्रीय सहयोग के लिए। कि भैया हम लोग थोड़े क्षेत्रीय हैं, थोड़ा आपस में गठबंधन कर लेते हैं, आपस में गांठ बांध लेते हैं, तो मजा आ जाता है, ठीक है। कुछ अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, जो भी आदान प्रदान, जो भी अपने आप को डेवलप करना चाहते हैं उसमें हम लोग करेंगे। तो यह है आपका सार्क, सार्क, ठीक है, सार्क। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1985 में, और इसका मुख्यालय कहां है? काठमांडू। सार्क के मुख्यालय कहां है? हा? क्या बात है। दिख दिया गया है नाटो। अच्छा 2 ही बचा ही है, क्या बात है। बिम्स्टेक छूट गया। बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? ढाका, जिनेवा। ये देखिए बिम्स्टेक का मुख्यालय ढाका में है। एक क्वेश्चन छूट गया बीच में, चलिए बाद में देखते हैं। इनका भी इसमें गलत दिया हुआ है, यहाँ पर ई अगर दे दे तो इसका काठमांडू है। नेपाल का जो क्षेत्र है, राजधानी नेपाल काठमांडू, ठीक है। तो काठमांडू इसका मुख्यालय है, किसका? सार्क का, ठीक है। और ये कब बना था? 1985 में बना था। यहाँ पर पेरिस नहीं है बिल्कुल, कुआलालंपुर बिल्कुल नहीं, जकार्ता बिल्कुल नहीं है। तो इसमें मात्र 8 देश हैं, इधर देख लो आपको याद हो जाएगा। कौन कौन देश? ये बांग्लादेश, भारत,
पाकिस्तान सबसे लास्ट में जुड़ता है अफगानिस्तान 2007 में, ठीक है। ये नेपाल, ये भूटान, ये श्रीलंका, ये मालदीव। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8। साथियों, अफगानिस्तान, पाकिस्तान 2 हो गए, भारत 3 हो गया, नेपाल 4 हो गया, भूटान 5 हो गया, बांग्लादेश 6 हो गया, श्रीलंका 7 हो गया, मालदीव 8 हो गया। माने चाइना नहीं है इसमें, चाइना कहीं से नहीं, ध्यान दीजिएगा, चाइना नहीं। 8 सार्क कंट्री हैं। इसका मुख्यालय नेपाल के काठमांडू में है। ये नेपाल के काठमांडू में है, ठीक है। ये बना था 1985 में। और सार्क किसको कहते हैं? दक्षिण एशिया के देशों का एक सहयोग संगठन है, ठीक है, सार्क। और शार्क, ठीक। अक्सर प्रधानमंत्री जी अपने सार्क जितने बड़े बड़े हैं सबको इनवाइट करते रहते हैं। तो सार्क में यहाँ इतना जान लेते हैं पहले, जहाँ जानने लायक हो गया तो हम लोग देखेंगे। एक क्वेश्चन पहले पीछे का लेते हैं। ये बिम्स्टेक, बिम्स्टेक का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ बिम्स्टेक? बिम्स्टेक साथियों, इसको देख लेते हैं। देखिए, उसमें अगर आप लेते हैं ना फुल फॉर्म में, लगभग आपका सब क्लियर हो जाता है। बिम्स्टेक क्या होगा? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इनिशिएटिव्स, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव्स, इनिशिएटिव्स फॉर मल्टी सेक्टोरल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल, मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एजुकेशनल, एजुकेशनल कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन। सोच लीजिए कि नाम से स्पष्ट है कि बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल इस माने बंगाल की खाड़ी की अगल बगल के क्षेत्र के फॉर किसके? मल्टी सेक्टोरल माने बहुपक्षीय टेक्निकल, तकनीकी सहयोग के लिए, एजुकेशनल कोऑपरेशन के लिए एक संगठन बना बिम्स्टेक। साथियों, बिम्स्टेक, इसका नाम पहले था बिस्टेक, अब हो गया बिम्स्टेक, ठीक है। कैसे पता? मैं बता रहा हूं। बिम्स्टेक पहले था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड। माने जो सटा हुआ है किसके किनारे? यहाँ बंगाल की खाड़ी। अब देखिए, ये हमारा भारत है, ये हमारा भारत, यहां पर देखो ये बंगाल की खाड़ी है, इसको अरब सागर बोलते हैं। जो इंडियन ओशन है, हिंद महासागर, हिंद महासागर के 2 पार्ट हैं। मैं बीच बीच में इधर देखता हूं साथियों, कभी कभी लाइक करता है तो पूरी क्लास खराब हो जाती है, तो कभी कभी इधर देख लेता हूं, तो उसको अन्यथा मत लीजिएगा। देखिए इधर, ये बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। यहां पर सटे हुए इधर के अगल बगल जितने देश हैं आपस में मिले, किस लिए? पहले 4 देश मिले थे। कौन? बांग्लादेश, देखिए इधर बांग्लादेश से समंदर सटा हुआ है, इंडिया, इंडिया तो है ये समंदर सटा हुआ, बांग्लादेश बंगाल खाड़ी से, श्रीलंका, ये श्रीलंका बंगाल खाड़ी सटा हुआ है, और थाईलैंड इधर जो हमने देखा म्यांमार के बाद थाईलैंड, ये भी, यही 4 थे में। बाद में इसमें म्यांमार भी जुड़ गया। देखिए इधर, इसमें म्यांमार, जब केवल बिस्टेक था, ये बिस्टेक था, तो बाद में यम जुड़ गया, म्यांमार जुड़ गया, और फिर बाद में नेपाल और भूटान, जो कि कहीं से भी बंगाल की खाड़ी सटे हुए नहीं है, मतलब समंदर किनारे है ही नहीं है। जब ये जुड़ गया तो इसका नाम हो गया बिम्स्टेक हो गया। मतलब इसका पहले था, पहले इसका फुल फॉर्म था बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। सॉरी 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 सॉरी, मैं एजुकेशनल लिख दिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन, आर्थिक से, सही सही, सॉरी, कभी कभी हो जाता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो पहले ये बिस्टेक था, बाद में बिम्स्टेक हो गया। इतने देर के सवाल में मैंने एक भी सवाल आप लोगों से नहीं पूछा, बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सिंपल। बिम्स्टेक, बिस्टेक की स्थापना, एक हिंट मैं दे रहा हूं, 1996, 97, 98, 99, ठीक है, हिंट दे रहा हूं, आप जरूर कमेंट करिएगा, जरूर बताइएगा। तो बिम्स्टेक बन गया, और इसका मुख्यालय कहाँ है? ये जो बांग्लादेश है ना, इसकी राजधानी ढाका, बांग्लादेश। साथियों, बांग्लादेश, ये जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 1971 में। पहले पार्ट किसका था? पाकिस्तान का। जब पाकिस्तान अलग हुआ 1947 में,
इसको बोलते थे पश्चिमी पाकिस्तान, इसको बोलते थे पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। यहाँ पर पाकिस्तान ने अपनी आर्मी लगाया था और बड़ा अत्याचार करते थे लोगों पर, जनता पर। क्यों? क्योंकि ये कहीं से भाग भूग के भारत में न मिल जाए। इंदिरा गांधी का जमाना आया, उन्होंने धीरे धीरे अपनी सेना को वहां उतारा चोरी से, फिर जाकर ट्रेंड करने लगे वहां की जनता को कि एक दिन विद्रोह होगा। बड़ा सौभाग्य रहा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला कर दिया 71 में। अब इधर हमला किया तो हमने इधर कर दिया, उनको मिला करके उनकी पूरी सैनिकों को उभार के इधर कर दिया। मार बवाल हुआ, हमने इधर इनको मार के हटाया और जनता ने हमारी सेना के सहायता से यहाँ के पाकिस्तानियों को मार कर हटाया। जनरल याजी 90,000 सैनिकों के साथ घुटनों पर बैठे और हार गए। फिर वहीं से ये कहा कि भैया हम तुम्हारे नहीं रहेंगे, अब पाकिस्तान हम नहीं है पाकिस्तान के अंग, क्योंकि हमको कुछ भी काम पड़ता है तो इस्लामाबाद यहाँ जाना पड़ता है, इतने दूर। कहा भैया हमारा अलग से देश होगा, कौन? बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में बिम्स्टेक का मुख्यालय है। ठीक है, बिम्स्टेक का मुख्यालय। स्थापना कब हुआ था साथियों? फिलहाल तो बिम्स्टेक में 8 देश होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से एक ही और बचा है क्या? अच्छा, 2 बचा हुआ है। चलिए एक ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना। आपको ज्यादा तो हो गया होगा लेकिन कोई बात नहीं, कम समय में ज्यादा काम करना। ठीक है, ये ले लेते हैं लास्ट। नाटो में सम्मिलित होने वाला सबसे अंतिम देश कौन सा है? ओ, इंग्लिश इसका गलत है। विच कंट्री इज द लास्ट कंट्री इंक्लूडेड इन नाटो कंट्री? नाटो 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 साथियों, अगर आपने थोड़ा सा भी सुना होगा, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। सोचिए, नॉर्थ अटलांटिक, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ये क्या है हमारा? अटलांटिक। तो हमने क्या, नॉर्थ अटलांटिक, माने ये अगर बीच में से खींच दिया तो इधर वाले देश वाले नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक की जो संधि है उसका संगठन एक है। और ये कौन सा संगठन है? ये सैन्य संगठन है। आपस में लोगों ने मिल करके, इसमें 31 देश हैं और आपस में मिल करके लोगों ने एक संगठन बनाया कि अगर बाई चांस हमारे ऊपर कहीं हमला होता है तो हम लोग मिलकर के किसी को तोड़ेंगे फोड़ेंगे, है ना। जैसे अभी यूक्रेन ने जो यूक्रेन पर जो रसिया का हमला हुआ है, तो नाटो के सब लोग बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि जा बड़ा यूक्रेन देके तोड़ दे, जबकि यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है, उसको खींचने के चक्कर में। ठीक है, तो 31, जैसा आपको याद क्या करना है, 31वां अभी जल्दी में 2023 में फिनलैंड बना है। फिनलैंड देश जो हमारी तीनों उंगली के समान है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अक्सर चर्चा में करता हूँ साथियों। फिनलैंड की ही कंपनी थी नोकिया। नोकिया आज माइक्रोसॉफ्ट ने खरीद लिया, अमेरिकन हो गई वो। ठीक है, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, तो ये कहाँ है? इसका अंतिम देश कौन सा है? फ्रांस बिल्कुल नहीं है, फिनलैंड है जी हाँ, स्विट्जरलैंड नहीं है, जर्मनी नहीं है। ठीक है, अब इसमें 31 देश हैं। आपको थोड़े से देश का नाम बता दे रहा हूँ, फिर अगले चैप्टर में पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि वहां से आपका रूस लगभग क्लियर हो, यूरोप क्लियर हो जाएगा, पूरा यूरोप क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। ठीक, एक तरफ से देखिए, यूरोप महाद्वीप में पहला है ये पुर्तगाल, छोटा सा, जहां से वास्को डी गामा भागा। दूसर का है आपका ये स्पेन, बड़ा सा, जहां से कोलंबस भागा। कोलंबस गया तो इधर अमेरिका खोज कर दिया, ये आया तो पट्टा भारत की खोज कर दिया, वास्को डी गामा। फिर यहाँ पर फ्रांस आ गया। देखिए अभी हम पढ़ रहे थे, यहाँ इंग्लिश चैनल, यहाँ इंग्लैंड। यहाँ पर बेनेलक्स आ गया, 3 देश, बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग। फिर यहाँ पर जर्मनी आ गया। ठीक है, जर्मनी आ गया। यहाँ पर इटली आ गया। ठीक है, ये मेन देश है साथियों, मेन देश। 31 देश है, उसमें मात्र 2 ही 3 देश, 4 देश नहीं है यूरोप की, नहीं पूरे देश आ गए, बस 3-4 देश नहीं है। ऑस्ट्रिया नहीं है, बोस्निया हर्जेगोविना नहीं है, यूक्रेन नहीं है। ठीक है, ये 3-4 कुछ ऐसे मैं देश है, मैं मैप में बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको अगले पार्ट में थोड़ा सा और डिटेल में समझेंगे। ठीक है, ये है आपका G20। चलिए, अच्छा नहीं लिया शायद। चलिए, ये आपका वर्ड का मैप है, थोड़ा थोड़ा देखते हैं, हम अगले पार्ट में इसको ज़्यादा डिटेल पढ़ेंगे। देखिए ये है आपका, यहाँ से लेके, सॉरी,
यहां से लेके यहां तक, ये देखिए ये है यूरोप का पार्ट, ये यूरोप है ये। और यूरोप में 31 देश हैं साथियों, 31 देश हैं जो नाटो के मेंबर है, ठीक है। और नाटो की राजधानी बस इतना जान लिए कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है, ठीक है, ब्रुसेल्स। हम लोग देखते हैं एक संगठन है बेनेलक्स, BENELUX, BE से बेल्जियम, NE से नीदरलैंड, LU से एक्सेल लग्जमबर्ग। तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक। यहां से सारे देश हैं, मात्र यहां से 2 देश हैं, अमेरिका और कनाडा, अमेरिका और कनाडा, ये देश हैं इसके अमेरिका के, ठीक है। और रसिया देखिए ये है, रसिया ने देखिए यूक्रेन यही है, इसी पर हमला किया हुआ है, यूक्रेन पर ये हमला किया। इतना बड़ा रसिया है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में देश है ना। एरिया वाइज द लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज रशियन। पहले था सोवियत संघ, उसको बोलते थे सोवियत यूनियन। तो यूरोप में है, देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, और इधर है ये पूरा, हाँ ये वो सब मिला जुला के, खाली कुछ देश नहीं है, उसको शायद मैप नहीं रह गया। चलो अगले पार्ट में मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो हो तो कायदे से हो, और ज़्यादा देर हो जाता है तो आप लोग भी थक जाते हैं, रोने गाने लगते हैं, ठीक है। चलिए बताइएगा जरूर कैसा लगा, क्या समझ में आया, क्या नहीं है। अगर कहीं कहीं से मिस्टेक किया है तो उसको सुधारने का प्रयास करिएगा। मैं विनम्रतापूर्वक अपनी गलती स्वीकार करता हूँ अगर कहीं होता है तो, ठीक है। क्योंकि एक आदमी की बुद्धि सीमित होती है, बहुत ही सीमित होती है। अगर थोड़ा बहुत बताने में सक्षम है, माँ सरस्वती की कृपा है, मिस्टेक्स होते रहते हैं, ठीक है। चलिए जहाँ कुछ हो बताइए जरूर, कैसा हो, मजा आ रहा है कि नहीं मजा आ रहा है। कभी बोलता नहीं, आज भी नहीं बोलूंगा। चलिए बढ़िया लगता है तो आगे फैलाने की बात, बस एक बात कर देता हूँ कि अगर अच्छा लगता है जम के फैलाइए, ठीक है। नमस्कार।